तो मित्रों, अध्याय नंबर जो हमारा 4 है वो सबसे बड़ा अध्याय है और इस अध्याय की एक महत्वता ये है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो बनने के आसार हैं वो होते हैं, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मित्रों, जो धारा हमने 10 देखी वो अभिभावकों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी, वो हमने अध्याय 3 में देखी थी। उसी के बराबर जो इम्पोर्टेंस रखता है धारा 12, जो अध्याय 4 की पहली धारा मानी जाती है। 12 से लेकर 28 तक हम जो वर्णन करेंगे वो धारा हम अध्याय 4 का वर्णन करेंगे। इसमें धारा 12 करती है 25% निजी विद्यालयों में निःशुल्क एडमिशन का प्रावधान करती है, निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान करती है। 25% निःशुल्क एडमिशन दिए जाएंगे। तो निःशुल्क एडमिशन का प्रावधान धारा 12 करती है। अध्याय हम 4 में पढ़ रहे हैं। 4 में 12 से 28 तक धाराओं का वर्णन है। तो आरटी अधिनियम की ये मुख्य धारा है। इसके बाद में बात आती है कि भाई धारा 13 क्या है। 12 के बाद में 13 आती है। तो इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो धारा 12 है उसके बाद में धारा जो 13 है, उसमें धारा 13 में क्या होगा कि देते समय, यानी कि जब भी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा बच्चों का, थोड़ा सा स्किप हो रहा है वीडियो, हाँ, तो धारा जो 13 है उसमें क्या है कि कोई भी विद्यालय बालक के अभिभावकों से, यानी कि जो बालक विद्यालय में प्रवेश करेगा उससे किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस वसूल नहीं कर पाएगा। यानी कि धारा 13 ये प्रावधान करती है, विद्यालय जो निजी विद्यालय है उसको प्रतिबंधित करती है कि विद्यालय में प्रवेश के समय किसी भी बालक के माता पिता से कैपिटेशन फीस नहीं वसूली जाएगी। क्या नहीं वसूली जाएगी? कैपिटेशन फीस नहीं वसूली जाएगी। ये धारा 13 प्रावधान करती है। अध्याय नंबर 4 की धारा 13 ये प्रावधान करती है कि किसी भी बालक के माता पिता से कैपिटेशन फीस वसूल नहीं की जाएगी। है मित्रों, समझ में? इसके बाद में मित्रों धारा आती है धारा 14। धारा 14 ये प्रावधान करती है कि किसी भी बालक के माता पिता से उसकी आयु का जो भी प्रमाण पत्र है उसके बगैर एडमिशन से मना नहीं कर सकते, प्रवेश से मना नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी बालक के पास में आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसको एडमिशन से मना नहीं कर सकते। धारा 14 प्रावधान करती है। और जो धारा 13 थी उसमें कैपिटेशन फीस प्लस उसका इंटरव्यू भी नहीं ले सकती, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में धारा 15 आती है। धारा 15 में ये प्रावधान किया गया है कि अंतिम तिथि के पश्चात, जब तक कि अगस्त सितंबर तक होती है, इसकी सितंबर तक एडमिशन लेते हैं, लेकिन इसके बाद में भी बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा, प्रवेश लिया जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार की क्या नहीं लगाई जाएगी, इसका पाबंदी नहीं है। अगर बच्चा बीच सेशन में आता है तब भी उसको प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है। धारा 15 कहती है, आरटी अधिनियम की धारा 15 क्या कहती है कि बच्चे को किसी भी समय एडमिशन दे सकते हैं, एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा, ठीक है मित्रों। इसके बाद में मित्रों धारा 16 आती है। धारा 16 और 17 को बच्चों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि धारा 16 कहती है, धारा 16 ये कहती है कि किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी बच्चे को क्या नहीं किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा लेने तक, पहली से 8वीं तक रोका नहीं जा सकता है, असफल नहीं किया जा सकता। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, इसमें संशोधन कर दिया गया है। इसमें संशोधन 2019 में किया गया। 3 जनवरी 2019 को इसको मोहर भी लग गई कि वही बच्चे को क्या है, नो डोनेशन नीति वापस लेने से संबंधित निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार जो अधिनियम है उसमें संशोधन कर दिया गया है कि बच्चे को कक्षा 8 में जाने से पहले भी हम रोक सकते हैं, फेल करने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद में बात आती है, आपके बात याद रखनी है कि धारा 16 में प्रथम बार आरटी अधिनियम में संशोधन किया गया 2019। ये इम्पोर्टेंट बनता है थोड़ा परीक्षाओं के हिसाब से। इसके बाद में धारा 17 आती है। धारा 17 ये प्रावधान करती है, क्या प्रावधान करती है? धारा 17 यह प्रावधान करती है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का मानसिक शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि बच्चों के किसी प्रकार के, जो स्कूलों में क्या होता था पहले डंडे दे दिए जाते थे, जो पढ़ रहा नहीं है उसको मुर्गा बना दिया जाता था, तो यह सब प्रावधान बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। अगर ऐसा प्राप्त करते हुए पाया जाता है शिक्षक, तो उसको उसके पद से निष्कासित किया जाएगा, उसको अपराधी मान के उस पर जो कानून के तहत जो भी प्रावधान है उनके तहत सजा भुगतनी।
तो मित्रों इसके तहत बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड का जो प्रावधान पहले नहीं था वो प्रावधान इसमें किया गया। तो धारा 17 बच्चों का स्वर्ग 16 17 को इसलिए तो मैंने बताया 16 में फेल नहीं कर सकता, 17 में दंड नहीं दे सकता। इसके बाद में बात आती है मित्रों धारा 18। धारा 18 में क्या था है कि यानी कि जो भी विहित अधिकारी है, जो भी मानक है विद्यालय के, अगर मानक पूरे नहीं करता है 3 वर्ष, यानी कि जो विहित प्राधिकारी है उस मान्यता के द्वारा ही संचालित होगा। यानी कि कोई प्राइवेट स्कूल चला रहा है तो प्राइवेट स्कूल चलाने के जो भी प्रावधान, जो नियम विहित किए गए हैं, जो नियम केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, अगर उन नियमों का कोई भी निजी संचालक पालन नहीं करता है तो वह स्कूल संचालन करने के योग्य नहीं है। तो ये इसका प्रावधान धारा 18 करती है। इसके बाद में बात आती है धारा 19। धारा 19 में यह विद्यालय और विद्यालय के मानकों को अगर पूरा नहीं करता है, धारा 19 के प्रावधान करती है। धारा 19 ये प्रावधान करती है कि अगर कोई भी निजी संचालक विद्यालय या विद्यालय का प्रबंध, विद्यालय के जो मानक बनाए गए हैं उनको पूरा नहीं करता है तो उसको 3 वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर मानक पूरा करने होंगे। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में उसको मानक पूरे करने होंगे। धारा 18 के बाद हम 19 पढ़ी। धारा 19 यह प्रावधान करती है, विद्यालय के मानक संबंधी प्रावधान करते हैं, 3 वर्ष में उसको पूरे करने होंगे अपने खर्चे पर। और अगर नहीं करता है, बिना मान्यता के स्कूल चलाता रहता है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और निरंतर उल्लंघन करता रहेगा तो 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको जुर्माना देना होगा। यानी कि अगर पहली बार अपराध करता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, अगर ऐसा करता ही हुआ आगे भी प्रतिदिन चलता रहेगा तो उसको प्रतिदिन 10,000 रुपये के हिसाब से क्या देना होगा? सरचार्ज देना होगा, जुर्माना भुगतना पड़ेगा। 3 वर्ष के अंदर उसको प्रावधान करने होंगे, मानक स्थापित करने होंगे। मानकों का मतलब है लैट्रिन बाथरूम नहीं है, जो भी भवन है भवन नहीं है, चारों तरफ बाउंड्री है वो नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, पाठ्य पुस्तक शाला नहीं है, पाठ्य पुस्तकालय नहीं है, तो ऐसे प्रावधान उनको करने होंगे। ये प्रावधान जरूरी है, ये मानक पूरे करने होंगे। धारा 19 में यह प्रावधान किया गया आरटी अधिनियम। इसके बाद में बात आती है आरटी अधिनियम की धारा 20। धारा 20, धारा 20 में मानकों की अनुसूची में केंद्र सरकार क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। यानी जो मानक बनाए गए हैं, जो विद्यालय के जो मानक स्थापित किए गए हैं, उन मानकों में संशोधन कौन कर सकती है? इन मानकों में संशोधन हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा इन मानकों में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद में बात आती है मित्रों धारा 21, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएमसी के बारे में बताती है। तो धारा 21, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पक्का बनता ही है, ध्यान रखना। तो धारा 21 एसएमसी के बारे में प्रावधान करती है। इसके तहत क्या है कि इसकी जो सदस्य संख्या है वो 15 सदस्य संख्या मानी गई है। लेकिन मित्रों वर्तमान में क्या है कि इसकी सदस्य संख्या 16 है। जब एसएमसी का सर्वप्रथम गठन हुआ तो उस टाइम पे 15 थी, अब वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 16 हो गई है। एसएमसी का मतलब पूरा हुआ विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है मित्रों, इसमें 50% महिलाएं होंगी। यानी कि जो भी एसएमसी में 16 सदस्य हैं उनमें से 16 सदस्यों में से 50% यानी 8। तो एसएमसी जो धारा 21 में इसका वर्णन है, यह प्रावधान करती है कि जो भी एसएमसी को 50% महिला होगी, यानी कि 16 सदस्यों में से 8 सदस्य कौन होंगी? महिलाएं होंगी। और बात आती है 75% अभिभावक होंगे। और SC/ST के समस्त सदस्य छात्रों की संख्या उनके अनुपात में होगी। यानी कि जैसा भी वहाँ पर जितनी जनसंख्या जिसकी है, यानी कि जिस भी SC/ST की है या और कैटेगरी की, तो उस हिसाब से वहाँ पर क्या होगी? उनकी छात्रों की संख्या होगी। यानी कि इस क्षेत्र में SC/ST का है नहीं है तो वहाँ पर उनको कैसे बनाया जाएगा सदस्य? तो इस प्रकार वहाँ पर जैसे भी स्थिति है उसके हिसाब से उनको सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद में बात आती है इसके एसएमसी की बैठक। तो एसएमसी की बैठक प्रत्येक 3 माह में होगी और अमावस्या के दिन इसकी बैठक की जाएगी। एसएमसी की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होगी और अमावस्या के दिन इसकी बैठक रखी जाएगी। इसके बाद मित्रों बात आती है इसका क्वारम कितना होगा, यानी कि जो भी बैठक बुलाई जाएगी उसके लिए सदस्यों की संख्या कितनी अनिवार्य है? तो 1/3 यानी 33.33 सदस्य अनिवार्य है। एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। ठीक है मित्रों, एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। इसमें 75% अभिभावक होंगे, 50% महिलाएं होंगी। जैसे 16 सदस्य उसमें से 8 महिलाएं होंगी। इसका उप सचिव प्रधानाचार्य होगा। इसका अध्यक्ष अभिभावक को बनाया जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हुई धारा 21 के बारे में जानकारी।
इसके बाद में बात आती है धारा 22। धारा 22 एसडीपी का प्रावधान करती है, विद्यालय विकास योजना का प्रावधान करती है। ठीक है तो विद्यालय विकास योजना का प्रावधान करती है, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है मित्रों, तो एसडीपी का प्रावधान धारा 22 करती है, एसएमसी का प्रावधान धारा 21 करती है। ठीक है मित्रों, ये धाराओं द्वारा जानकारी ली। तो जो एसएमसी है उसकी हमने देख ली कि 3 वर्ष में होगी, यानी कि जो एसडीपी है उसका निर्माण में क्रियान्वयन एसएमसी के द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि एसएमसी की एक छोटी शाखा कह सकते हैं, यानी एसएमसी की एक क्या है, एक छोटी शाखा है एसडीपी, और एसडीपी को संचालित करने के लिए एसएमसी के द्वारा ही प्रावधान बनाए जाएंगे। और जो भी बातें होंगी, यानी कि 3 वर्ष के अंतर्गत इसकी अवधि, जो एसडीपी की अवधि होती है वो 3 वर्ष होती है, लेकिन एसएमसी की अवधि 2 वर्ष होती है। तो एसएमसी जिस प्रकार गठित होगी ना, उसके अनुसार ही एसडीपी का प्रावधान किया जाएगा। एसडीपी के संबंध में विकास संबंधी जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। ठीक है मित्रों, कोष का संचालन, कोष की देखरेख, ये बातें उसमें जारी जरूर। तो मित्रों, धारा 22 में हमने देखी एसडीपी, धारा 21 में देखी हमने एसएमसी। इसके बाद में धारा 23 आती है। तो धारा 23 प्रावधान करती है शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में वर्णन ये है कि शिक्षकों की जो योग्यताएं हैं, शिक्षकों की जो योग्यताएं हैं, जैसे टेट पास होना चाहिए, तो टेट संबंधी जो प्रावधान है उनके संबंधी जो प्रावधान किए गए वो धारा 23 में किए गए। और ये भी प्रावधान किया गया है 5 वर्ष तक, अगर जो पहले राजीव गांधी जी की जो योजना चलाई थी उसके टाइम क्या है कि जहाँ पर जो टीचर बन रहा है वो योग्यता रखता है, अगर तो वह योग्यता रखता है तो उसको पास के विद्यालय में अगर टीचर बनना है तो बिना योग्यता के भी उसको टीचर बना दिया गया था। तो उनके पास क्या है कि एसटीसी बीएड वगैरह की जो डिग्री नहीं थी, तो उन डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए इसके आरटी आने के बाद में 5 साल तक की छूट दी गई थी कि 5 साल तक अपनी टेट की पात्रता, जो टेट की योग्यता है, जिस प्रकार अभी रीट लगेगा उसके आधार पर ही वह प्राप्त कर ले। धारा 23 ये प्रावधान करती है। अध्यापकों की योग्यताओं संबंधी प्रावधान धारा 23 में है। उसके बाद में बात आती है मित्रों धारा 24। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। मित्रों, शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य होंगे, और उन कर्तव्यों में जैसे विद्यालय में रोजाना टाइम पर आना, इसके बाद में विद्यालय के जो छात्र हैं उनके कोर्स को या उनके सिलेबस को समय पर करवाना, इसके साथ ही बालकों का सर्वांगीण विकास करना, इसके साथ ही ज्ञान और अंतःशक्ति की योग्यता, यानी बालक की जो ज्ञान है उसकी अंतःशक्ति को जांचना भी उनका कार्य होगा। और बालक को जो शिक्षा दी जाएगी वह मातृभाषा में उपलब्ध करवाई जाएगी। बालक को भय, मानसिक प्रकार का किसी प्रकार का भय नहीं, अभिघात नहीं, और उसको क्या की जाएगी, पढ़ाई में सहायता की जाएगी। बच्चों पर बिल्कुल दबाव नहीं डाला जाएगा। तो ये अध्यापकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे आरटी अधिनियम धारा 24 के तहत। अभी हम अध्याय 4 का ही वर्णन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें धारा 12 से 28 तक का वर्णन किया है। इसके बाद मित्रों बात आती है धारा 25 की। धारा 25 में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षक और छात्र के अनुपातों का वर्णन किया। शिक्षक और छात्र का कितना अनुपात होगा, तो मित्रों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वह जो पहली से लेकर 5वीं तक का जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है 1:30, यानी कि 1:30 का मतलब 1 अध्यापक 30 छात्रों पर होगा। 6ठी से 8वीं तक 1 अध्यापक और 35 छात्रों का प्रावधान किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि न्यूनतम एक विद्यालय में, चाहे वह या प्राइमरी विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक का हो, उसमें निर्धारित 2 शिक्षकों का प्रावधान किया गया, चाहे 30 वाला को, चाहे 32 वाला को, कितने वाला को। लेकिन 30 या 35 से कम होंगे तो भी 2 टीचर होंगे, अधिक होंगे तो भी 2 टीचरों का प्रावधान किया गया। तो अनुपात रहेगा 1:30 का अनुपात, आगे जितने विद्यार्थी हैं उसके हिसाब से। तो धारा 25 इसका वर्णन करती है। इसके बाद में मित्रों बात आती है धारा 26 की। धारा 26 से प्रावधान करती है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक रिक्त पद नहीं होंगे। यानी धारा 26 प्रावधान क्या करती है, किसी भी विद्यालय में अध्यापकों के 10% से अधिक जो पद हैं वह रिक्त या खाली नहीं रखे जाएंगे। उसके बाद में बात आती है मित्रों धारा 27 की। धारा 27 यह प्रावधान करती है कि जो भी शिक्षक है, जो अध्यापक है, उसको 3 कार्यों के अलावा किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाए। अब 3 कार्य कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर 3 दे दिए जाते हैं, एक दूसरा डाल देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें 3 कार्य कौन से हैं, 10 वर्षीय वार्षिक या राष्ट्रीय जो जनगणना होती है
10 वर्षीय राष्ट्रीय जो जनगणना होती है उस जनगणना में अध्यापक को लगाया जा सकता है। इसके बाद में बात आती है स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानसभाओं के संसद के जो निर्वाचन होते हैं उन निर्वाचनों में उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके बाद में बात आती है तीसरा कार्य, तो तीसरा आपदा से संबंधित किसी भी कार्य में अध्यापक को लगाया जा सकता है, लेकिन इन तीन निर्वाचन, जनगणना और आपदा के अलावा किसी में भी नहीं लगाया जाएगा। निर्वाचन, आपदा और जनगणना के अलावा किसी में भी नहीं लगाया जाएगा। ये धारा 27 प्रावधान करती है। धारा 28 क्या प्रावधान करती है? धारा 28 के तहत शिक्षक प्राइवेट या प्राइवेट विद्यालय में या प्राइवेट शिक्षण में अपने को क्या नहीं रखेगा, अपने को व्यस्त नहीं रखेगा, अपने क्रियाकलाप संबंधी ये प्राइवेट शिक्षण संबंधी प्रावधान नहीं जारी करेगा या प्राइवेट शिक्षण प्रदान नहीं करेगा। ये प्रावधान करती है धारा 28। इसके बाद में मित्रों हमने धारा 29 और 30 के बारे में जाना। तो धारा 29 है ना, जो SCRT RSCRT है ना, वो तो SCRT को निर्देश करेगा, डाइट को निर्देश करेगा, उसके पाठ्यक्रम संबंधी बातें, उसके परीक्षा संबंधी बातें जो भी है वो प्रावधान धारा 29 और 30 करेगा। ये अध्याय हमने पढ़ा था अध्याय नंबर 5 में। इसके बाद में अध्याय नंबर 6 में देखा था हमने क्या, बालकों को संरक्षण दिया गया 31 से लेकर 34 धारा तक। तो इसमें बालकों के संरक्षण से संबंधित सरकार को निर्देश दिए गए, समुचित सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वह कैसे कैसे कार्य करेगी, लेकिन किसी प्रकार जैसे भी कार्य करे वह विद्यालयों के अधिकारों का संरक्षण अवश्य करे। इसके बाद में मित्रों बात आती है अध्याय नंबर 7 की। इसमें प्रकीर्ण है अन्य जो भी बातें हैं वो 35 से लेकर 38 तक डाली गई है। और मित्रों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। हमने पूरे जो अध्याय हैं उनके बारे में जानकारी ली है, उनमें संबंधित जो धाराएं हैं उनसे संबंधित हमने जानकारी ली है। हमने 7 अध्याय 38 धाराओं, ज़्यादातर शुरू की 2-4 धाराएं जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको छोड़ा, लेकिन सभी धाराओं का हमने व्याख्यांकित रूप में या विस्तृत रूप में वर्णन कर लिया है। तो मित्रों जो इम्पोर्टेंट है वो और बता देते हैं हम थोड़ा सा, कि जो छात्र शिक्षक का अनुपात होगा वो किस प्रकार होगा वो देखते हैं। तो जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का जो प्रावधान किया गया है वो 30 छात्रों पर 1 अध्यापक का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 2 टीचर तो अवश्य होंगे, लेकिन ये प्रावधान चलता रहेगा 60 पर 2, 60 से 90 के मध्य में 3, 90 से 91 से 120 के मध्य में 4, 121 के लेकर 200 तक में 5 और 150 बालकों के ऊपर 5 अध्यापक प्लस 1 प्रधान अध्यापक शामिल हो जाएगा। और 200 के बालकों के अधिक ऊपर जितने भी बालक हैं उनमें छात्र शिक्षक का अनुपात 40:1 के अनुपात से अधिक नहीं हो सकता। 40 से नहीं अधिक नहीं बढ़ा सकते हम अनुपात को, क्योंकि एक शिक्षक 40 छात्रों पर लगाया जा सकता है। इससे अधिक हम बढ़ा नहीं सकते, इससे कम जरूर हो सकता है। ठीक है मित्रों। इसके बाद बात आती है 6ठी से 8वीं तक की। तो 6ठी से 8वीं तक कक्षा में कम से कम एक शिक्षक एक इस प्रकार होगा कि एक तो विज्ञान और गणित का शिक्षक, और एक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक, और एक भाषा का शिक्षक। ये 3 शिक्षक तो अनिवार्य रूप से रहेंगे। और 35 बालकों पर 1 शिक्षक का होना अनिवार्य रहेगा। और जो प्रावधान हमने ऊपर देखा उसी नियम के अनुसार छात्रों पर शिक्षकों की संख्या होगी। इसके बाद में बात आती है मित्रों कि 1 से 5वीं तक कितने कार्य दिवस होंगे। तो 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए 200 कार्य दिवस होंगे, और 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए 220 कार्य दिवस होंगे। 1 से 5वीं तक के लिए 800 शिक्षण घंटे होंगे। कितने? 1 से 8वीं तक के लिए 1 से 5वीं तक के लिए 800 शिक्षण घंटे, यानी कि 800 घंटे का शिक्षण कराया जाएगा पूरे वर्ष में। इसी प्रकार 6 से 8 तक के लिए 1000 घंटे का प्रावधान किया। अब एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक शिक्षक को कितने घंटे मतलब सप्ताह में दिए जाएंगे शिक्षण के लिए। तो उसको 45 यानी कि 45 घंटे तैयारी सहित दिए जाएंगे। 45 घंटे तैयारी सहित दिए जाएंगे। 45 घंटों में सप्ताह में जो 45 घंटे, वैसे तो 6 के 9 के 36 यानी 6 दिन ही पढ़ाई चलती है, एक दिन संडे हो जाता है, तो 6 दिन का मतलब 36 घंटे हुए। लेकिन 36 घंटों के अलावा जो 9 घंटे दिए गए हैं वो कार्य के लिए दिए गए हैं, यानी कि तैयारी के लिए, पूर्व तैयारी करके आए शिक्षक, जिससे अच्छे तरह से बच्चे को आउटपुट दे सके। ठीक है, मतलब इतना ही है आउटपुट, यानी कि अच्छी पढ़ाई करवा सके। तो 45 शिक्षण घंटे दिए गए हैं। अगली बात आती है कि जो टीचर हैं वह अपनी जो पुस्तक हाथ में लेगा वो 35 डिग्री के कोण के आधार पर अपने
रखेगा और 1 फुट की उससे दूरी होनी चाहिए। मिटाने का लिखने का भी जो है वो 45 डिग्री का कोण के आधार पर जैसे लिखने का प्रावधान करेगा, जिससे छात्रों को अच्छी तरह दिखाई दे मतलब। तो इस प्रकार हमने मित्रों आज इसके बारे में जानकारी ली है कि छात्र शिक्षक का अनुपात कितना कितना हो सकता है। आपको बताया मैंने कि न्यूनतम 2 टीचर अवश्य होंगे, चाहे 5वीं तक विद्यालय हो चाहे 8वीं तक विद्यालय हो। 8वीं तक में तो फिर 2 न्यूनतम ही होने चाहिए और पहली में भी होने चाहिए, यानी पहली से 5वीं तक का जो विद्यालय है उसमें 30 छात्र है तो भी 2 शिक्षक होंगे। अगर 30 से ज़्यादा है तो फिर 30 पर 1, 60 पर 2, 90 पर 3, 90 से 191 से 120 पर 4 और फिर 191 से 200 तक फिर यानी कि 5, और अगर 150 के ऊपर बालक के ऊपर है तो 5 + 1 अध्यापक हो जाएगा, प्रधान अध्यापक। ठीक है मित्रों, ऐसे हमने देखा। इसके बाद में हमने देखा 1 से 5 तक की कक्षा में शिक्षण घंटे कितने हैं, तो 800 शिक्षण घंटे। 6 से 8 तक के लिए 1000 शिक्षण घंटे। और इधर हमने दिनों को देखा, 1 से 5 तक के लिए 200 दिन कार्य दिवस और इसी प्रकार 220 6 से 8 तक के लिए कार्य दिवस होंगे। इसके बाद में हमने 45 शिक्षण घंटे एक अध्यापक के लिए दिए गए हैं 1 सप्ताह के अंतर्गत तैयारी के सहित। ठीक है मित्रों, तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट होगा वो लेकर आएंगे, लेकिन ये जो आरटी का टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं और इससे साइकोलॉजी ले लो, आप हिंदी ले लो, चाहे संस्कृत ले लो, 2 लैंग्वेज, चाहे एसएसटी में देख लो, इससे क्वेश्चन पक्का बनता ही है। तो आप इसको ज़रूर देखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।